नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है कि नेपाल में सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। पर क्या ये सच है? आज हम बात कर रहे हैं नेपाल के कुछ ऐसे ही बड़े शिक्षा सुधारों की जो पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा रहे हैं। जरा सोचिए, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि नेपाल में जो हो रहा है ये उसी की एक झलक है। वहां के युवा प्रधानमंत्री बालन शाह ने 100 सूत्रीय सुधार एजेंडा लॉन्च किया है। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। आज के विश्लेषण में हम देखेंगे कि इन बदलावों के पीछे कौन है, कैंपस की राजनीति और कोचिंग माफिया पर इसका क्या असर हुआ है, और क्या भारत भी इससे कोई सबक ले सकता है। अब इन सब बड़े बदलावों को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इनके पीछे है कौन। तो ये है बालन शाह। ये कोई पारंपरिक राजनेता नहीं है, एक इंजीनियर, एक हिप हॉप रैपर जो सीधे एक युवा आंदोलन से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बने। शायद यही वजह है कि वो एजुकेशन सिस्टम को एक बिल्कुल ही अलग और साहसी नजरिए से देख पा रहे हैं। तो पहला बड़ा और कड़ा फैसला, कैंपस की राजनीति पर पूरी तरह से बैन। आइए देखते हैं कि इसका जमीन पर क्या मतलब है। देखिए, सरकार का तर्क बहुत सीधा है। जो यूनिवर्सिटीज ज्ञान का केंद्र होनी चाहिए थी, वो असल में बन गई थीं राजनीतिक पार्टियों के लिए जंग का मैदान। आए दिन हड़तालें और हिंसा। इस सुधार का मकसद इसी माहौल को जड़ से बदलना है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। नहीं, इसका असली मकसद है पढ़ाई को राजनीति से अलग करना, ताकि कैंपस में चुनाव छात्र के मुद्दों पर हों, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर। लेकिन रुकिए, ये बदलाव सिर्फ कॉलेज कैंपस तक ही नहीं है। सुधारों की ये लहर तो स्कूलों की नींव तक पहुंच गई है। ये जो कहावत है ना, ये उस पुराने सिस्टम की कड़वी सच्चाई को एकदम सही बयां करती है। एक ऐसा सिस्टम जिसने बच्चों में सीखने की खुशी की जगह फेल होने का डर भर दिया था। तो इसी से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए सारे एग्जाम्स ही खत्म कर दिए गए हैं। अब टीचर फिनलैंड जैसे मॉडल पर बच्चों को उनकी रोज की क्रिएटिविटी और सीखने के तरीके पर परखेंगे, ना कि रटने की क्षमता पर। और फिर आता है पहचान का सवाल। सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जितने भी स्कूलों के नाम विदेशी हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड, पेंटागन, उन सबको अपने नाम बदलने होंगे। मकसद साफ है, अपनी संस्कृति से जुड़ना और फैंसी नामों की आड़ में ली जाने वाली मोटी फीस पर लगाम लगाना। लेकिन अब बात करते हैं उस सुधार की जिसने नेपाल में सबसे बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। ये थी सीधी टक्कर कोचिंग माफिया से। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक ही दिन में क्या कुछ नहीं हुआ। सुबह सुबह खबर आती है, सरकार ने सारे कोचिंग सेंटर्स पर बैन लगा दिया है। दोपहर तक तो पूरे देश में जश्न का माहौल था, लेकिन शाम होते होते खेल पलट गया। और इस एक घटना ने एजुकेशन माफिया की ताकत को सबके सामने ला दिया। कैसे कुछ ही घंटों में सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा, ये दिखाता है कि उनकी पकड़ कितनी गहरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि नेपाल में जो हो रहा है वो हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि नेपाल की ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम का आईना है। ये नंबर देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये भारत की कोचिंग इंडस्ट्री का अनुमानित साइज है। एक ऐसा सिस्टम जो नेपाल की ही तरह हमारे बच्चों पर कितना ज्यादा प्रेशर डालता है, ये हम सब जानते हैं। तो चाहे कैंपस की राजनीति हो, एग्जाम का प्रेशर हो, या फिर कोचिंग इंडस्ट्री का दबदबा, आप देख सकते हैं कि दोनों देशों की परेशानियां लगभग एक जैसी ही हैं। इसीलिए बालन शाह का ये एजेंडा सिर्फ एक सरकारी कागज नहीं है, ये एक देश की सोच को बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। रास्ता मुश्किल है, यू टर्न भी लेने पड़े, लेकिन एक खराब सिस्टम को बदलने की जो हिम्मत दिखाई गई है, उसकी गूंज पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई दे रही है। तो आखिर में नेपाल का ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी भी देश को अपने एजुकेशन सिस्टम को सच में सुधारने के लिए ऐसे ही बड़े और साहसिक फैसलों की जरूरत होती है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।